स्वागत है आप सभी का प्रिंसी की पाठशाला में। तो आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो कि हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पहले लगते हैं, शब्द के पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। बताएंगे प्रभाव, अपवाद, पराजय या फिर ओढ़ना। तो हम इसमें पहले देखेंगे तो प्रभाव का हम करेंगे तो प्र प्लस भाव, यानी कि भाव हमारा शब्द है, प्र उपसर्ग है तो इसमें उपसर्ग है। अपवाद का देखेंगे तो अप प्लस वाद, यानी कि वाद शब्द है, अप जो है उपसर्ग हो जाएगा। इसका हो जाएगा परा प्लस जय, तो जय हमारा शब्द है, परा जो है उपसर्ग है। लेकिन ओढ़ना, ओ ओढ़ाना कोई शब्द नहीं है, इसलिए ये जो है उपसर्ग नहीं है। ओ जो है कोई उपसर्ग नहीं है, नहीं पूछा था, इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, नहीं वाले क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो पूछ रहा है कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है, सोम, सुधा, क्षीर या फिर अमीय, कौन सा नहीं है। सोम भी अमृत का पर्यायवाची होता है, सुधा भी होता है, अमीय भी होता है, लेकिन क्षीर जो है ये दूध और खीर का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? दूध और खीर का। क्षीर किसका होता है? दूध और खीर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विस्मय बोधक चिन्ह है। तो विराम चिन्ह आपको पता है 20 होते हैं हिंदी में, तो विस्मय बोधक चिन्ह पूछ रहा है कौन सा है। विस्मय बोधक चिन्ह जो है ये वाला है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये कब लगता है? वाक्य में अगर हर्ष की बात है, विषाद की बात है, घृणा की बात है, आश्चर्य की बात है, तब हम विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये वाला जो चिन्ह है इसको हम विवरण चिन्ह बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह। ठीक है, ये वाला जो है कॉमा जो लगा हुआ है इसको हिंदी में बोलते हैं अल्पविराम। अल्पविराम यानी कि जब वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकना हो तो अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। और ये वाला जो चिन्ह है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? योजक चिन्ह। तो विस्मय बोधक का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है। बताएंगे अनावर्त का जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, समभिन्नार्थक क्या है। पृथ्वी, अनावर्त का पृथ्वी नहीं होता है। न दोहराया हुआ, जी हाँ, अनावर्त का जो समभिन्नार्थक शब्द होता है न दोहराया हुआ। अयोग्य आचरण भी नहीं होता है और निरादर भी नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताएंगे शुद्ध वाक्य कौन सा होता है। शुद्ध वाक्य वो होता है जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठाक मेल हो, यानी कि लिंग, वचन, काल और कारक की दृष्टि से जो है वाक्य सही हो। लिंग, वचन, काल और कारक की दृष्टि से वाक्य जो है शुद्ध होगा तो उसको शुद्ध वाक्य कहते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। ठीक है, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, वे चाहें भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। आप देखेंगे कि इनमें थोड़ी थोड़ी माइनर मिस्टेक है, लेकिन मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, इस वाक्य में कोई भी मिस्टेक नहीं है, यानी कि ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। बताएंगे वयोवृद्ध में कौन सा संधि विच्छेद है। तो व्यय प्लस वृद्ध, वयो प्लस वृद्ध, वय प्लस वृद्ध, वाया प्लस वृद्ध। बताएंगे वयोवृद्ध जो है आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा वय प्लस वृद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा थर्ड वाला जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वयोवृद्ध का मतलब क्या होता है? जो अवस्था में बड़ा हो, मतलब बूढ़ा।
इसका अर्थ क्या होगा, जो अवस्था में बड़ा हो, है ना। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। बताएंगे, अच्छा शब्द का प्रयोग जो है विशेषण के रूप में हुआ है। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है, अच्छा तुम घर जाओ, ये विशेषता बता रहा है, नहीं। तुमने अच्छा किया जो आ गए, ये भी नहीं बता रहा है। यह स्थान बहुत अच्छा है। चौथा ऑप्शन है, अच्छा है वह अभी आ जाए। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में क्या है, यह स्थान बहुत अच्छा है। अब यह स्थान कैसा है, अच्छा है। तो अच्छा जो है वो विशेषता बता रहा है, किसकी, स्थान की। ठीक है, स्थान कैसा है, अच्छा है। तो ये विशेषण के रूप में अच्छा शब्द जो है प्रयोग हुआ है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने आम खा लिया है। बताएंगे, वाक्य में प्रयुक्त काल है। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, मैंने आम खा लिया है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या फिर पूर्ण भूतकाल। तो खा लिया है यानी कि इसमें आ जाएगा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार की निकट समय में समाप्ति का पता चले, यानी कि जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ है उसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैं अभी दिल्ली से आया हूँ, या मैंने अभी अभी ताजमहल देखा है। इस तरीके से जो काम बिल्कुल अभी अभी ख़त्म हुआ है वो जो है आसन्न भूतकाल में आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है। सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है, स्थानापन्न, सुपाठ्य, सुसुप्सा, पूर्ण भूतकाल। ये तो नहीं है। जिसे पढ़ा जा सके सरलता से वो हो जाएगा सुपाठ्य। क्या हो जाएगा, सुपाठ्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्ज़ाम में, तो आप जो है इनकी गद्यांश की प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं। तो अब हम गद्यांश पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन के आंसर देंगे। ठीक है, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपने चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांग बना दिया है। पिछले शताब्दी में, शताब्दी है यहाँ पर मिस्टेक है, विकास के सूक्ष्म प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में चढ़ गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुँच गए हैं, और इस बन गए में पहुँचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की यदि राष्ट्र की बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अपूर्व लौकिक से मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। आधुनिक भौतिक अवस्था का स्वामी मानव अपने व्यक्तित्व के प्रति आश्वस्त नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव विकास को, ये पता नहीं क्या लिखा, आगे लिखा है क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेशन नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पैराग्राफ का, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। क्या शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है? जीवन का एकांगी विकास, जीवन का परिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पैराग्राफ के आंसर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की शुद्धता जब राष्ट्र की शुद्धता बन जाए, शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दिया जाए। यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध भावनाओं का उन्नयन हो, उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए। ठीक है, ये नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका सकते हैं, कैसे रोका जा सकता है? प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके,
भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, या फिर मानव सभ्यता का विनाश करके। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पैराग्राफ के क्वेश्चन खत्म होते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, यानी कि अनेक का जो बहुवचन है वो अनेकों नहीं बनता है। अनेक का अनेक ही रहता है, बहुवचन भी अनेक ही रहता है। अनेक का बहुवचन अनेकों नहीं बनता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ अनेकों है वहाँ तो गलत है। अब भारत में अनेक जाति नहीं, अनेक है तो बहुवचन में है तो जातियाँ हैं, भारत में अनेक जातियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है, बताएंगे कौन सा काल है। वह आई हो तो अभी पक्का नहीं पता कि आई है या नहीं आई है, तो तात्कालिक वर्तमान नहीं होगा, संदिग्ध भी नहीं होगा, संभावना होगी। इसमें क्या होगा, संभावना कि अगर वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, सामान्य वर्तमान नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। किसी एक में ही आस्था रखने वाला बताएंगे, अनन्य, अनुत्तीर्ण, अनुमोदन या फिर अनिकेत। तो एक में ही आस्था रखने वाले के लिए होगा अनन्य। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर। अनुत्तीर्ण क्या होता है, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो, यानी कि परीक्षा में फेल हो गया हो, परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो, है ना, तो उसको बोलेंगे अनुत्तीर्ण। अनुमोदन क्या होता है, अनुमोदन होता है किसी के मत, यानी कि किसी की बात पर, किसी के विचार पर सहमति प्रदान करना, किसी के विचार पर या मत पर सहमति देना, मत पर सहमति देना। ठीक है, ये हो गया हमारा अनुमोदन, सहमति देना। अनिकेत क्या होता है, जिसका कोई घर ना हो, जिसका कोई निश्चित घर ना हो, है ना, जिसका कोई निश्चित घर या निवास स्थान ना हो, घर या निवास ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताएंगे कौन सा शब्द पुल्लिंग है। क्षेत्र है, क्षमा है, घटना है या फिर रीति है। तो क्षमा मांगी, यानी कि मैंने आपसे क्षमा मांगी, तो ये स्त्रीलिंग है। घटना न्याय, घटना जो घटी। रीति रिवाज, पुरानी परंपराएं, ये सब स्त्रीलिंग है। और क्षेत्र जो है ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा रस पूछ रहा है, रस बताना है इन पंक्तियों में कौन सा रस है। पंक्ति क्या है हमारी, एक और अजगरही लिखी, एक और मृगराय, यहाँ पे हो जाएगा मृगराय, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यानी कि इसका जो अर्थ है वो है कि इस पंक्ति में एक तरफ तो जो है अजगर है और दूसरी तरफ जो है मृगराय, यानी कि सिंह है। एक तरफ अजगर है, दूसरी तरफ सिंह है। विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए, यानी कि जो व्यक्ति है वो बीच में फंस गया है और बेहोश होकर के गिर गया है। तो इसमें क्या है, उसको डर लग रहा है, यानी कि भयानक रस है। क्या है इसमें, भयानक रस। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा। आग लगने पर कुआं खोदना, बताएंगे क्या होगा। मुसीबत आने पर घबरा जाना, जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। आग लगने पर कुआं खोदना, इसका अर्थ हो जाएगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है असोच और अशौच, यहाँ पे एक मात्रा और है। असोच और अशौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए, बताएंगे इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। असोच का हो जाएगा बिना सोच के, असोच मतलब बिना सोचे, और अशौच हो जाएगा अशुद्धि, अशुद्धि मतलब ठीक है गंदगी। तो असोच का मतलब बिना सोच के, अशौच हो गया हमारा अशुद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं। वर्षा, जनता, होश, लोग, हस्ताक्षर या फिर जनता, प्राण या फिर बाल। हस्ताक्षर जो है वो बहुवचन में भी प्रयोग होते हैं, लेकिन पूछ रहा है कि सदा एक वचन में। होश, होश भी होश खो बैठे, तो ये बहुवचन है।
प्राण चले गए ये भी बहुवचन है, हस्ताक्षर कर दिए ये भी बहुवचन है, लेकिन वर्षा और जनता जो है ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा देश प्रेम में कौन सा समास है। बताएंगे देश प्रेम में कौन सा समास है। द्विगु समास है, अव्ययभाव, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि समास है। तो देश प्रेम में जो है हमारा तत्पुरुष समास होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या होता है इसका? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, द्विगु समास में संख्या होती है, संख्या से हम इसको पहचान सकते हैं। अव्ययभाव का पूर्व पद जो है वो उपसर्ग होता है, उपसर्ग भी होता है। बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। तो देश प्रेम हो जाएगा देश के लिए प्रेम, उत्तर पद प्रधान यानी कि देश के लिए प्रेम, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। आपको पता है कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। दूसरा कौन सा होता है? अर्थ अलंकार। ठीक है, तो शब्द अलंकार नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें बताएंगे? रूपक। रूपक जो है वो अर्थ अलंकार है। रूपक कौन सा है? अर्थ अलंकार है। ये तीनों शब्द अलंकार के उदाहरण है। अब अलंकार के तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, लेकिन मोस्टली दो ही होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार या फिर उभय अलंकार। उभय अलंकार को हम नहीं पढ़ते हैं, इसलिए दो ही पढ़ते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। बताएंगे कौन सा है अगम का और आगम का। तो उत्पत्ति दुर्लभ, दुर्लभ उत्पत्ति, शास्त्र शास्त्री या फिर स्वानुभूत अनजान। तो अगम और आगम का कौन सा है? दुर्लभ और उत्पत्ति। अगम का मतलब है दुर्लभ और आगम का मतलब है उत्पत्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। बताएंगे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। पहले बता दें कि सर्वनाम जो है वो 11 होते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 होती है। ठीक है, और सर्वनाम के प्रकार जो हैं वो 6 होते हैं। तो 11 सर्वनाम कौन कौन से होते हैं संख्या में? मैं लिख देते हैं, एक बार पूछ लेता है। मैं, तू, क्या, वह, जो, कोई, सो, आप, यह, कौन। और एक बचा मैं, तुम, कोई, जो, सो, कोई, कुछ। ये भी हमारा, ये हो गए हमारे 11 सर्वनाम। 6 प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो निजवाचक में स्वयं और आपका बोध होता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? अपनों से क्या छुपाना, यह मेरी निजी पुस्तक है। आप अपनापन, आज अपनापन कहाँ है? नहीं, आप भला तो जग भला। यहाँ पे आप जो है वो निजवाचक का बोध करा रहा है, आप मतलब स्वयं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है। बताएंगे जुबान पर लगाम ना होना, सदैव कठोर वचन कहना, स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। यानी कि जुबान पे लगाम नहीं है तो ज़रूरत से ज़्यादा स्पष्टवादी होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। बताएंगे मूक का कौन सा नहीं है। मूक का मतलब होता है चुप रहना या फिर गूंगा, चुप, विवश, लेकिन शांत जो है वो मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। दंत्य मतलब जो जिनमें उच्चारण करते समय जो जीभ का जो अग्रभाग है, जीभ का जो आगे का भाव है वो दांत को स्पर्श करता है, यानी कि दांत को टच करता है, उसे दंत्य वर्ण कहते हैं। तो इसका उदाहरण है त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध और न, ये दंत्य वर्ण के उदाहरण हैं। तो कौन से हैं? द भी है, त भी है, ध भी है, ट नहीं है। टा कौन सा है हमारा? टा आ जाएगा मूर्धन्य में, टा आ जाएगा मूर्धन्य व्यंजन में। तो ट, ठ, ड, ढ और ण।
ये आ जाएंगे हमारे मूर्धन्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? बताएंगे, दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो उन्हें अंतस्थ, अल्पप्राण, संयुक्त व्यंजन या फिर महाप्राण। जब दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? क्ष, इसको कषा भी बोलते हैं, ये क और श से मिलकर के बनता है, दो व्यंजन से मिलकर के बनता है। श्र, त्र, ये त और र से मिलकर के बनता है। और एक होता है श्र, ये श और र से मिलकर के बनता है। और एक आता है ज्य, इसको ज्ञ बोलते हैं लेकिन ज्य होता है, ये ज और य से मिलकर के बनता है। तो दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बात करें अंतस्थ की, तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे य, र, ल और व। ठीक है, अल्पप्राण क्या हो जाएंगे हमारे? क, ग, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारे अल्पप्राण हो जाएंगे। महाप्राण हो जाएंगे हमारे दूसरा और चौथा वर्ण लाइन रो का। इस तरीके से करते हैं। देखो, अल्पप्राण महाप्राण की पहचान कैसे करेंगे? क, ख, ग, घ और अंग ऐसे लिखा है, फिर च, छ इस तरीके से, फिर ट, ठ इस तरीके से, फिर त, थ इस तरीके से। तो ये वाले को हम पहली रो मानते हैं, ये दूसरी है, ये तीसरी रो है, ये चौथी है और ये पांचवी रो है। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये हो जाएगा अल्पप्राण, दूसरा और चौथा हो जाएगा महाप्राण व्यंजन। ठीक है, तो महाप्राण में क्या आ जाएगा? ख आ जाएगा, घ आ जाएगा, इस तरीके से। उम्मीद है समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? इसमें प्रत्यय बताना है कि इन शब्दों में कौन कौन से प्रत्यय है। ठीक है, धमाका, लड़ाकू, उड़ाक या फिर छिलका। नेक्स्ट है धमाका यानी कि आका, पहला मिला हमें आका, धमाका। लड़ाकू यानी कि फिर मिला हमें आकू, फिर मिला उड़ाक, उड़ाक, आक, क्या मिला? आक। छिलका, इसमें मिला का। ठीक है, तो ये चारों देख लेंगे किसमें प्रत्यय हैं, तो ये पहला वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताएंगे समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का मतलब क्या है? विग्रह, संक्षिप्त, विस्तृत या फिर विच्छेद। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। ठीक है, इसका एक और होता है कि छोटा रूप। समास का मतलब है छोटा रूप भी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। राजा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गोविंद, रघुवीर, नरेंद्र या फिर लंकेश। तो राजा का पर्यायवाची हो जाएगा नरेंद्र, नरों में इंद्र यानी कि राजा। ठीक है, बात करते हैं गोविंद की। गोविंद किसका पर्यायवाची होगा? हमारा कन्हैया, कृष्ण जी का गोविंद होगा हमारा। कृष्ण जी को बोलते हैं गोविंद, वासुदेव नंदन, है ना, वासुदेव नंदन, ये सारे जो हैं पर्यायवाची गोविंद के हो जाएंगे। रघुवीर बोलते हैं राजा रामचंद्र जी को, तो क्या हो गया हमारा? रामचंद्र, है ना। अयोध्यापति, अवधेश, सीतापति, ये सब रघुवीर के पर्यायवाची हैं, सीतापति। ठीक है, और लंकेश का हो गया दशानन, रावण के हो गए लंकापति, लंकेश के ये हो गए पर्यायवाची, लंकापति हो गया, दशानन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? बताएंगे प्रथम विजेता कौन थे साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए? माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत और विष्णु डे। तो कौन थे पहले हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता? माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जो उपनाम था एक भारतीय आत्मा। क्या था? एक भारतीय आत्मा। और इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी थी? माता हिमतरंगिनी, माता हिमतरंगिनी, है ना, समर्पण भी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो नंद किशोराचार्य को दिया गया था। ठीक है, इनकी रचना जो थी वो थी छीलते हुए अपनों को। क्या थी इनकी रचना? छीलते हुए अपनों को। इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और इनकी और रचनाएं भी हैं हमारे पास, देहांतर। और रचनाएं कौन कौन सी हैं? देहांतर है इनकी, हस्तिनापुर है, क्या है? हस्तिनापुर
पुर। ठीक है। रामदरस मिश्र की जो रचनाएं हैं वो है दूसरा घर, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। दूसरा घर, थकी हुई सुबह। रचनाएं की हम एक क्लास करेंगे। काशीनाथ सिंह का जो रचनाएं हैं इनकी वो हैं महुआ चरित, बहुत फेमस है महुआ चरित। नेक्स्ट है उपसंहार, है ना। फिर है काशी का 80, क्या है, काशी का 80। ठीक है। रमेश कुंतल की रचना के बारे में बात करेंगे तो उनकी है मिथक और स्वप्न। क्या है, मिथक और स्वप्न। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो कौन सा भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, पहला भाग है। तो सिंपल याद करने वाला ही क्वेश्चन है ये। इन्होंने क्या भूलूं क्या याद करूं जो लिखी रचना है इनकी 1969 की रचना है। इसके लिए उन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्या मिला था इस रचना के लिए, सरस्वती सम्मान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, लल्लूलाल, सदल मिश्र, उस्मान या फिर सुंदरदास। तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, लल्लूलाल। ठीक है। ये एक ग्रंथ है, क्या है ये, एक प्रेम सागर एक ग्रंथ है, खड़ी बोली में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, खड़ी बोली में। ठीक है। सदल मिश्र, इनकी और भी रचनाएं हैं लल्लूलाल की, सिंहासन 32, बैताल 25, इस तरीके से। सदल मिश्र की रचनाओं के बारे में बात करें, रामचरित्र बहुत फेमस है, क्या है, रामचरित्र। उस्मान की जो रचना है वो है चित्रावली, क्या है, चित्रावली। सुंदरदास की रचना है, सुंदरदास जो हैं सुंदरदास ने संत धारा के ये कवि हैं। किसके कवि हैं, संत काव्य धारा के सुंदरदास कवि हैं। ठीक है। तो ये हमारे 38 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। तो क्लास कैसी लगी एक बार बताएंगे। ठीक है। कमेंट बॉक्स में सबका एक कमेंट प्लीज़ ड्रॉप करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। थैंक यू।